नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जयशंकर जी की 1.5 दिन के पाकिस्तान दौरे के बारे में कि वहाँ क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ, भारत ने क्या कहा और उन लोगों के जो रिस्पॉन्स थे कि जो पाकिस्तान ने जयशंकर जी को जिस तरीके से रिसीव किया और जो वो बातें टीवी डिबेट्स में या टीवी पे करते हैं, अपने बयान देते हैं और उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने भारत के साथ या जयशंकर जी के साथ क्या किया, कैसा सलूक किया और क्या रहा ये पूरा दौरा, इस सब का निचोड़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस निचोड़ से के बारे में बात करने से पहले आइए मिलके देखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी 2 मिनट की क्लिप दिखाना चाहता हूँ और उस क्लिप में मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको बिना शब्दों के कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप, फिर करेंगे उस पर आगे बात। तो दोस्तों ये एक छोटी सी क्लिप थी जिसमें जयशंकर जी के 1.5 दिन के दौरे की पूरी खासियत या हाइलाइट्स थी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और जयशंकर जी ने क्या कहा और वहाँ बाकी सब क्या हुआ। लेकिन हम इसी टॉपिक पे अब डिटेल में बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जयशंकर जी को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जो जिसके वो हकदार हैं। जयशंकर जी पूरी दुनिया में, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बहुत इज्जत है और वो बहुत बड़े एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह माने जाने जाते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने जब जयशंकर जी पहले दिन पहुंचे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने जयशंकर जी की इंसल्ट ये ऐसे की कि जब वो पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए एक डिप्टी लेवल का जो ऑफिसर होता है, सॉरी डीजी लेवल का जो ऑफिसर होता है, वो उनको लेने के लिए गए। जबकि जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनको लेने के लिए
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट पर लेने के लिए गए। तो पहला तो यहीं पर ही डिफरेंस आपको पता चलता है। अच्छा, ये पाकिस्तानी सब लोग नेता, उनके जर्नलिस्ट वगैरह टीवी डिबेट्स में या स्पीच दे दे के ये बहुत बोलते हैं कि भारत को पाकिस्तान के संग रिश्ते अच्छे करने चाहिए और हमें ट्रेड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उस अच्छे रिश्ते करने के लिए किसी भी कंट्री से कोई भी ट्रेड वगैरह या अच्छे रिश्ते कब होते हैं? जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ट्यूनिंग अच्छी हो। तो उसमें पाकिस्तान अपनी साइड से क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बल्कि अगर उसे अच्छे रिश्ते करने ही थे तो जयशंकर जी का चीन से भी ज्यादा इस्तेकबाल जयशंकर जी का करना चाहिए था। जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के पीएम, उन्हें खुद एयरपोर्ट जाना चाहिए था जयशंकर जी को लेने, लेकिन उन्होंने भेजा डीजी रैंक के एक ऑफिसर को। तो शुरुआत ये ऐसी थी, इसी से पता चल जाता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। वो एक कहावत भी है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला हाल पाकिस्तान का है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्पीच बताता हूँ, वो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ये जो सब हुआ, ये सब तो हुआ, लेकिन जो उससे भी बड़ा इंसिडेंट हुआ वो ये कि जब एससीओ समिट में सारे लीडर्स जो वहां पर आए हुए थे, फॉरेन डेलीगेशन, वो अपनी अपनी जो स्पीच दे रहे थे। इवन शहबाज शरीफ ने जब स्पीच दी, उनकी पूरी स्पीच उन्हीं की जुबानी सुनाई गई, उन्हीं की आवाज में सुनाई गई। बाकी जो हेड्स थे, जो भी आए थे डेलीगेशन, उनकी स्पीच उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के आवाज में सुनाई गई। लेकिन जैसे ही जयशंकर जी ने बोलना शुरू किया, उनकी स्पीच, उनकी आवाज को ब्लॉक कर दिया गया। उनकी आवाज ब्लॉक करके पीटीवी ने बैकग्राउंड में जो उनके होस्ट बैठे हुए थे, एंकर्स बैठे हुए थे, उनकी स्पीच बतानी शुरू कर दी, जो कि जो जयशंकर जी जो बोल रहे थे उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे थे, वो अपनी कुछ अलग धुन अपनी सुना रहे थे। मैं आपको एक मिनट की क्लिप है, मैं आपको आपके आइडिया के लिए पूरा वो दिखाई देता हूं कि क्या हुआ। दुनिया में रिजवान कोई मिसाल नहीं मिलती है और पूरी दुनिया ने देखा। और आपको अगर याद भी होगा तो एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो भी तशरीफ लाए थे, बल्कि उनके जो है वो आंखें झलक पड़ी थी जिस अंदाज में उन्होंने देखा, जो तबाही उन्होंने देखी, उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। तो उसके लिए इज्तमाई काबिशों की जरूरत है, न सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है रिजवान, बल्कि अब अमली इकदाम उठाने की भी जरूरत है। जी, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास 23वां सरबराह इजलास है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं। आलमी रहनुमा और मंदूबीन शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शरीक हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्टिन, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीपोव, ताजिक वज़ीर आज़म कहर रसूल ज़ादा, जबकि काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेक्तिनोव भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन यापरोव अकीलबेग, ईरान के वजीर सनद सैयद मोहम्मद अताबिक नूर, भारत के वजीर खारजा जयशंकर, मंगोलिया के वजीर आजम, तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा। तो देखा आपने, जयशंकर जी अपनी स्पीच दे रहे हैं और उसमें जयशंकर जी की आवाज ही नहीं है, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया उसका फीडर आवाज का, और अपना ही राग अलाप रहे हैं। और जो ये अपना राग अलाप रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से लीडर आए हुए हैं इसमें शिरकत करने के लिए, उसमें भी जयशंकर जी का नाम थर्ड लास्ट में आया। अगर पाकिस्तान भारत से रिश्ते अच्छे करना चाहता था तो सबसे पहला नाम नहीं तो कम से कम चीन के बाद ही जयशंकर जी का नाम अनाउंस कर सकते थे, ले सकते थे इसमें। लेकिन इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान की कहनी कुछ है, मंशा कुछ है। अब बात करते हैं कि इस स्पीच से पहले, स्टार्टिंग से, समिट शुरू होने से पहले, ऑफिशियल समिट, उससे पहले पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने अपना बायलैटरल एक डिक्लेरेशन घोषित किया। उस डिक्लेरेशन में चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ ये कह रहा है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये एक ऐतिहासिक गलती है, या ये जो झगड़े की जड़ है इसको दोबारा से मतलब एफर्ट्स किए जाएं, इसको सुलझाया जाए, और जो जम्मू कश्मीर है भारत में उसमें जनमत संग्रह करवाया जाए। कौन तो देश ये बोल रहा है जो खुद दूसरे देशों पर कब्जा कर लेता है, चाहे वो तिब्बत हो, मंगोलिया हो, या बाकी और अदर कंट्रीज हो, उन पर चाइना ने कब्जा नहीं किया हुआ है? क्या उनका, जिन पर कब्जा किया उनका कोई इतिहास नहीं है? क्या चाइना ने अपने सारे बाउंड्रीज को जो फैलाया है वो इतिहास के दम पर फैलाया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में और वो उसको सुरक्षित रखना चाहता है, अब पाकिस्तान क्योंकि एक भिखारी और उसे सबसे ज्यादा पैसा चाइना से ही मिलता है, इसलिए ये दोनों की जुगलबंदी है मेरी नजरों में। फिर बात करते हैं कि
जयशंकर जी की जो स्पीच को ये म्यूट किया गया, इसमें जयशंकर जी ने कहा क्या? जयशंकर जी ने क्या कहा वो मैं पढ़ के बताता हूं, जो हाइलाइट्स हैं जो उन्होंने अपनी स्पीच में बोली हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभुता समानता पर आधारित होना चाहिए। यह जरूरी है कि एससीओ के सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, ना कि एक पक्षीय एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो संदेश है ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भारत के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। ये टॉपिक इस बात पर है कि भारत की संप्रभुता का ना चीन ने ख्याल रखा है और ना पाकिस्तान ने, जबकि जो एससीओ बनाया गया ये बनाया इसलिए गया था कि जितने भी देश इसमें शामिल होंगे वो एक दूसरे की देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को मान्यता देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। फिर इसके बाद जयशंकर जी ने कहा इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना जरूरी है। विदेश मंत्री ने सीपीईसी की ओर से इशारा करते हुए कहा कि यदि हम दुनिया की चुनिंदा प्रथाओं को आगे बढ़ाएंगे, खासकर व्यापार और व्यापारिक मार्गों के लिए, तो एससीओ की प्रगति नहीं हो पाएगी। ये जो खास मार्ग का है, सिल्क रोड जैसे कहा जाता है, और चाइना केवल उन्हीं सिल्क रोड को आगे एक्सटेंड करने में लगा है जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है। तो जयशंकर जी का कहना था केवल उन्हीं पर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बाकी लोगों के साथ भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए, बाकी लोगों को साथ लेके, और केवल सिल्क रोड पर ही नहीं बल्कि दूसरे रोड्स भी नए बनाने चाहिए। आगे उन्होंने कहा सीपीसी को लेकर भारत की चिंता है कि परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र को अपना भारत अभिन्न अंग हिस्सा मानता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा कि एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करना है। वर्तमान समय में ये और भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यकता है। इन्हीं बातों से साफ पता चल जाता है कि जयशंकर जी का निशाना अपनी स्पीच में पाकिस्तान और चाइना रहे, और इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपने फीडर पर जो जयशंकर जी की स्पीच थी वो आवाज ही बंद कर दी। अब जयशंकर जी तो एक कदम आगे रहते हैं, उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी स्पीच को, जैसी उनकी स्पीच खत्म हुई, उन्होंने अपनी स्पीच, क्योंकि सारी लिखी हुई होती है, उन्होंने तुरंत अपलोड कर दी अपनी साइट पर, और जितने भी इंडिया का मीडिया था और जो इंडिया के लोग थे उनको बताने के लिए कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इंडिया ने बोला क्या। और तुरंत ये सारी बातें इंडियन मीडिया पे हाईलाइट हो गई। अगर वो ये अपलोड नहीं करते तो हमें भी नहीं पता चलता कि वो हुआ क्या। कल हम जब ये एससीओ मीटिंग चल रही थी, हम जयशंकर जी को सुनना चाहते थे, लेकिन किसी भी चैनल पर, किसी भी यूट्यूब जो लाइव चलता है फीडर, उस पर कहीं पर भी जयशंकर जी की आवाज सुनाई नहीं दी। तो ये एक पाकिस्तान का कायराना, मैं हरकत कहूंगा, जो उन्होंने ये सब किया। और लास्ट में जब जयशंकर जी जा रहे थे तो उनको रिसीव करने भी केवल जो आया था डीजी रैंक का ऑफिसर, और जब छोड़ने की बारी आई तभी भी सेम वो आया। केवल पाकिस्तान के 2 ऑफिसर जयशंकर जी को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। और मैं आपको एक और 1 मिनट की क्लिप है कि क्या क्या हुआ तब सी ऑफ के टाइम, वो और दिखाता हूं। देखिए पहला पाकिस्तानी ऑफिसर डीजी रैंक, और एक ये सेकंड, ये कौन है बस 2 लोग ही गिरते हैं।
इस एससीओ मीटिंग के बाद एक एससीओ डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन भी घोषित किया गया, जिसमें जितने भी ये इसमें शामिल हैं कंट्रीज, सेंट्रल एशिया के जितने भी स्थान हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजबेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को के ऊपर साइन किए इसको आगे बढ़ाने के लिए, जबकि भारत ने इसका बहिष्कार किया और भारत ने इस पर साइन नहीं किए। तो ये मेजॉरिटी का डिक्लेरेशन कहा जा सकता है, लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं है क्योंकि इसमें भारत के साइन नहीं है। तो ऐसा रहा ये पूरा ट्रिप, 1.5 दिन की ट्रिप थी। लोग बाग इसको 2 दिन की ट्रिप कह रहे हैं, 15-16 डेट के हिसाब से 2 दिन है, लेकिन अगर टाइम के हिसाब से आप देखो तो मुश्किल से 1.5 दिन की भी ये यात्रा नहीं थी। जयशंकर जी पाकिस्तान लगभग 3:30-4 बजे पहुंचे और अगले दिन वो लगभग 7-8-9 बजे तक भारत वापस आ चुके थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।